हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी in any particular orbit, in any particular orbit electron has two types of energy. Electron have two types of energy. First, kinetic energy due to motion of electron. जो इलेक्ट्रॉनों के पास काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम एंड न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम. ड्यू टू चार्ज सिस्टम एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम. तो पहली एनर्जी जो हो गई काइनेटिक एनर्जी, दूसरी हो गई पोटेंशियल एनर्जी. इन दोनों का ऐड करोगे तो आ जाएगी टोटल एनर्जी. कौन सी एनर्जी आ जाएगी? टोटल एनर्जी आ जाएगी. ओके, यहाँ से टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी की जो बात हुई है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द चार्ज सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस and electron, due to the charge system of nucleus and electron, of nucleus and electron, of nucleus and electron, charge system of nucleus and electron. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई that is minus ZE² upon R. This is the potential energy due to the charge system and electron. इलेक्ट्रॉन और चार्ज सिस्टम की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी आती है. कल मैंने कैलकुलेट करा था. तो आप बताइए, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E के बराबर, न्यूक्लियस पे चार्ज ZE के बराबर. तो E और ZE के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कितना होगा? -ZE² अपॉन R². और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी -ZE² अपॉन R. तो यहाँ से जो टोटल एनर्जी का वैल्यूएशन आ गया दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस -ZE² अपॉन R. ओके, तो अब देखें आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर इसको आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस -ZE² अपॉन R. और एक और कैलकुलेशन होता है कि mv² अपॉन R की वैल्यू बराबर होती है किसके? ZE² अपॉन R² के बराबर. ये होता है एक कैलकुलेशन. mv² अपॉन R की वैल्यू होती है ZE² अपॉन R². ये R से ये R कैंसिल हो जाएगा. तो mv² इज इक्वल्स टू ZE² अपॉन R. ये इक्वेशन कहाँ से आई थी? ये इक्वेशन आई थी मैक्सवेल प्लांक क्वांटम थ्योरी से. ये इक्वेशन आई थी कि वहाँ पे बोला था कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है. तो ये यहाँ से ये थ्योरी आई थी और ये यहाँ से आ गया. तो अब देखें ज़रा गौर से. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 mv² माइनस ZE² अपॉन R. और यहाँ से हमने क्या किया देखा, mv² की वैल्यू ZE² अपॉन R² है. तो ये वैल्यू हो गई 1/2 ZE² अपॉन R माइनस ZE² अपॉन R. तो यहाँ पे देखिए आप,
हाफ जेड स्क्वायर अपन आर है, यहाँ पे -1 जेड स्क्वायर अपन आर है, तो यहाँ से ये कैलकुलेट होगा और आंसर आ जाएगा -1/2 जेड ई स्क्वायर अपन आर। दिस इज़ द वैल्यूएशन ऑफ टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी की वैल्यूएशन आ गई। तो टोटल एनर्जी किस में आई है? माइनस में आई है, यानी ये इलेक्ट्रॉन का लिया गया कर्ज है जो इतना है -1/2 जेड ई स्क्वायर अपन आर। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से या एटम से फ्री करवाना होगा तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको प्लस में, तो +1/2 जेड ई स्क्वायर अपन आर एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से छूट जाएगा। तो ये आ गई वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी है, टोटल एनर्जी, दैट इज -1/2 जेड ई स्क्वायर अपन आर। अब एक छोटा सा नोट देखते हैं। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं 1/2 mv स्क्वायर या mv स्क्वायर बाई आर जो है जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू जो है जेड ई स्क्वायर बाई आर के बराबर है। ये एक छोटा सा कैलकुलेशन आप याद रखिए, mv स्क्वायर की वैल्यू जेड ई स्क्वायर बाई आर के बराबर है। ओके तो जैसे ही ये कैलकुलेट हुआ आप कहाँ पहुँच जाओगे? आप तुरंत चले जाओगे काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का जो रेशियो है। टोटल एनर्जी कितनी है? -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, तो mv स्क्वायर की वैल्यू जेड ई स्क्वायर बाई आर इंटू 1/2, तो 1/2 जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये काइनेटिक एनर्जी है और ये क्या है? टोटल एनर्जी। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा आंसर? -1। फिर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी? -जेड ई स्क्वायर अपॉन आर अपॉन टोटल एनर्जी है -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया और ये आ गया आंसर 2 के बराबर। कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया बेटा इसका 2 के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में कैसा रिलेशन है? -1 का। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन है 2 का। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये आ गया कितना? 1:2:-1, 1:2:-1। तो ये आ गया टोटल एनर्जी का रेशियो। काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग विथ पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी, ये आ गया 1:2:-1। ओके, तो जैसे ही ये ख़त्म होता है फिर हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ फॉर एनर्जी इन nth ऑर्बिट। कैलकुलेशन फॉर एनर्जी, कैलकुलेशन फॉर एनर्जी इन nth ऑर्बिट। कैलकुलेशन फॉर एनर्जी इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? तो सबसे पहले तो मैं एनर्जी का जो बेसिक डेफिनेशन है उससे जो फार्मूला निकला है वो लिख दूँ, -2π² mz स्क्वायर -2π² mz स्क्वायर e⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये हो गया हमारा एनर्जी का फार्मूला। इसमें क्या क्या चीज़ें वेरिएबल हैं? जेड स्क्वायर चेंज हो सकता है एलिमेंट के साथ और उसके लिए n चेंज हो सकता है, और सब कांस्टेंट हैं। इन सभी की वैल्यूज़ लिख करके रखोगे तो यहाँ से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर। दिस इज in electron volt per atom. This energy is found
इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये हो गई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ओके, ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन। क्वेश्चन है हमारे पास, पहले मैं इसको यहीं पे लिख दूंगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और एक ऐसा क्वेश्चन जो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। तो पहले की गई बातें आज सही प्रूफ होंगी, और प्रूफ करूंगा मैं। केमिस्ट्री में नॉर्मल टीचर्स ऐसे निकल जाते हैं स्किप करके, लेकिन मैं प्रूफ करके जाऊंगा कि ये बात हमने की थी, और वो उसका आज प्रूफ लीजिए आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बोहर ऑर्बिट calculate energy of first, second, third and fourth Bohr orbit for first, second, third and fourth Bohr orbit, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले एनर्जी निकालें। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी, z की वैल्यू 1, और फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है तो n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ओके, E2 इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, 2 स्क्वायर 4, तो यह आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, तो ये 13.6 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा -1.5। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोहर ऑर्बिट -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब पहले ऑर्बिट में था तो एनर्जी ये थी, दूसरे ऑर्बिट में तो एनर्जी ये, तीसरे ऑर्बिट में तो एनर्जी ये, फोर्थ ऑर्बिट में तो एनर्जी ए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहा है वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ रही है। पहले एनर्जी कितनी थी -13.6, फिर हो गई -3.4, फिर हो गई -1.5, फिर हो गई -0.85। तो ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। पहले -13.6 है पहले ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में -3.4 है, थर्ड ऑर्बिट में -1.5 है, फोर्थ ऑर्बिट में -0.85 है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी का पैटर्न बढ़ता जा रहा है। और एक ऐसा समय आएगा कि जब आप यहाँ से चले जाओगे इनफाइनाइट, तो जब इनफाइनाइट पे जाओगे तो एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से प्रूफ होता है एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस total energy is increases, and when we reach up to the infinity then energy level is 0, that is the maximum level of energy. Okay, तो यहाँ से बेटा ये प्रूफ हो रहा है, यहाँ से ये प्रूफ होता है कि E1 से ज़्यादा एनर्जी E2 की है, E2 से ज़्यादा एनर्जी E3 की है और E3 से ज़्यादा एनर्जी E4 की है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज का जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे का प्रॉब्लम है वो यही है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हो वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, घटती नहीं है ना। एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस
द काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इंक्रीजेज। E1 से ज़्यादा एनर्जी E2 की है, E2 से ज़्यादा E3 की है, E3 से ज़्यादा E4 की है, ठीक है। और ये ना ही काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, ना ही पोटेंशियल की बात हो रही है, ये हो रही है टोटल एनर्जी की बात। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये बात लिख लीजिएगा गोल्डन वर्ड्स में, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द टोटल एनर्जी इंक्रीजेज एंड एट द इन्फिनिटी द टोटल एनर्जी इज ज़ीरो। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड की एनर्जी। तो एनर्जी फॉर द कंपाउंड इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इनटू Z स्क्वायर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। एनर्जी ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ कंपाउंड इन हाइड्रोजन एटम इनटू Z स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला बन के आया है आपके सामने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। प्लीज़ लुक एट ओवर हियर। अगर आपसे कोई कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी भी कंपाउंड के लिए बताइए, ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड के लिए एनर्जी का फार्मूला जो होता है, एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इंटू Z स्क्वायर, एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इंटू Z स्क्वायर। एनर्जी ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल्स टू एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इंटू Z स्क्वायर। देखो चल रहा है मेरा ये, हाँ चल रहा है। तो ये समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? तो अब यहाँ से देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज की डे में आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट मिले हैं। दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, मेराइज करिए, दिमाग लगाइए। आज का ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एनी एटम इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इंटू Z स्क्वायर, इंटू Z स्क्वायर। क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम। थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम, एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम क्या है? कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस आयन, तो हीलियम प्लस आयन के लिए Z की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ से एनर्जी फॉर हीलियम, एनर्जी फॉर एनी एलिमेंट इज इक्वल टू एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इंटू Z स्क्वायर फॉर दैट एलिमेंट। तो यहाँ से हमने लिखा एनर्जी फॉर हीलियम प्लस आयन इज इक्वल्स टू एनर्जी फॉर हाइड्रोजन। तो थर्ड बोहर ऑर्बिट में एनर्जी, हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी होती है? थर्ड बोहर ऑर्बिट में हाइड्रोजन की एनर्जी होती है, पहले में होती है -13.6, सेकेंड में होती है -3.4, थर्ड में होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। फोर्थ में होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी का लेवल इंक्रीज होता है। तो जब हम थर्ड बोहर ऑर्बिट में थे तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ये फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड बोहर ऑर्बिट, फोर्थ। तो थर्ड में है एनर्जी कितनी? -1.5 इंटू Z फॉर हीलियम 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1.5 इंटू 4, 4 पंजे 20 के 0, 4 एक नम 4, 2 6, निगेटिव 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई हीलियम प्लस आयन के लिए। ये एनर्जी आ गई किसके लिए बच्चों? ये एनर्जी आ गई हीलियम प्लस आयन के लिए। -6 पॉइंट, ये पॉइंट है। तो एनर्जी ऑफ हीलियम कंपाउंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी थर्ड बोहर ऑर्बिट में हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी थी? -1.5, लेकिन थर्ड बोहर ऑर्बिट में ही हीलियम की एनर्जी है -6। दिस इज द -6
-6, ओके। और अब अगर आपसे पूछा जाए -1.5 और -6 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो -1.5 बड़ी है। ओके, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी क्या करता है, लूज करता है, और हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। लोअर से हाई में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हाई से लो में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज्ड, तो यहाँ से हमने लिख दिया कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एनर्जी, या तो ये एब्जॉर्ब हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब, और या तो हो सकती है एनर्जी रिलीज्ड। या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, या तो एनर्जी क्या हो सकती है, हमारी रिलीज हो सकती है, ठीक। तो डेल्टा ई की वैल्यू मैंने लिख दिया ये E2 माइनस E1, दैट विल बी E ऑफ हायर एनर्जी लेवल माइनस E ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। एनर्जी फॉर हाइड्रोजन हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। तो हायर एनर्जी लेवल के लिए फार्मूला आ जाएगा -13.6 इंटू Z² अपॉन N2² इंटू Z² अपॉन N2² माइनस, और फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल, दैट इज़ ये हो जाएगा -13.6 इंटू Z² अपॉन N1²। तो यहाँ से ये चीज़ें निकालेंगे आप, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 13.6 इंटू Z² कॉमन ले लिया, 13.6 इंटू Z² कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2², दैट इज़ डेल्टा ई। तो यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू आपके पास आ गई, जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो कितनी है, 13.6 इंटू Z² इंटू 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2², ओके। और डेल्टा ई की वैल्यू को हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू H इंटू न्यू के बराबर है, या ये वैल्यू न्यू की जगह पे C/λ रख दीजिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि एनर्जी लेवल हाई हो तो फ्रीक्वेंसी का लेवल भी क्या होगा, हाई, क्योंकि H कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी का लेवल भी हाई होगा। फॉर हाई एनर्जी लेवल फ्रीक्वेंसी लेवल इज आल्सो हाई, एंड फ्रीक्वेंसी लेवल जितना ज़्यादा होगा N1 की वैल्यू उतनी ही कम होगी। N1 की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी, N1 की वैल्यू उतनी ही स्मॉल होगी, और N2 की वैल्यू उतनी ही लार्जर होगी। तो फॉर हायर एनर्जी लेवल और हाई फ्रीक्वेंसी लेवल और लो वेवलेंथ, हायर एनर्जी लेवल के लिए, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए और लोअर वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी का फार्मूला है वो कितना है, 13.6 इंटू Z² अपॉन इंटू 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2²। तो जब ये हायर होंगे तो ये लोअर होगी वैल्यू, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, हायर, क्योंकि इसके साथ ये डायरेक्ट रिलेशन में आ रहा है और इसके साथ ये वाला इन्वर्स में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखेंगे, फॉर हायर डेल्टा ई, फॉर हायर डेल्टा ई और H न्यू और HC अपॉन लेमडा, डेल्टा ई की वैल्यू को हायर करने के लिए, H न्यू की वैल्यू को हायर करने के लिए, HC/λ की वैल्यू को लो करने के लिए, N1 की वैल्यू लोवेस्ट होनी चाहिए और N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए। तो अगर आपसे कोई N1 N2 दे करके पूछे कि बताओ एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, N1 N2 दे करके, तो N1 को लोवेस्ट कर दो, N2 को हायर कर दो, डेल्टा ई मैक्सिमम हो जाएगा। N1 को लोवेस्ट कर दो, N2 को हायर कर दो, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी। N1 को लोवेस्ट कर दो, N2 को हाईएस्ट कर दो,
वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी। तो ये था हमारे पास ये ऑर्डर, और कल हम आपके लिए लेकर के आएंगे इसी का ऑर्डर डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और इसी को लाएंगे और इसमें और अच्छी बातें आगे की ओर होंगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।